हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं ऑडिटिंग का सेकंड वीडियो, जिसमें हम कवर कर रहे हैं स्टेचुटरी ऑडिट और उनसे रिलेटेड प्रोविजंस का पार्ट। प्रोविजंस आपको पता ही है, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन अप्लाई होंगे वो होंगे 139 से लेके 148। ठीक है। इसके अलावा एक और सेक्शन देखेंगे 138, जो कि इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड होगा। दोनों अलग अलग है, याद रखना, स्टेचुटरी ऑडिट अलग है और इंटरनल ऑडिट अलग है। तो यहाँ पे हम इसको दो वीडियो में कवर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक ऑफ ऑडिटिंग का पार्ट बताया था, उसमें लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रह गया था। तो इसको हम या तो आज की वीडियो के एंड में या अगली वीडियो के एंड में कवर कर लेंगे। ठीक। अब देखिए, जब मैंने वहाँ पे आपको बेसिक ऑफ ऑडिटिंग बताया, उसमें ऑडिट की मीनिंग ये बताई, तो वो फाइनेंशियल ऑडिट के सेंस में ही थी। क्योंकि आपको बताया फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर कर रहा है। तो इसलिए जब भी हम स्टेट्यूटरी ऑडिट की बात करते हैं तो वह जनरली फाइनेंशियल ऑडिट ही कहलाती है, जिसे आप इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट भी बोल सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे मैंने आपको बोला, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स ऑफ अकाउंट, जनरली उसको क्या कर रहा है, ऑडिटर एग्जामिन कर रहा है। उसको जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दिए गए, उसको जो भी वाउचर, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई, उसके बेसिस पे क्या कर रहा है, उसको वो वेरीफाई कर रहा है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट है, उसकी वैलिडिटी देखी जा सके, उसकी रिलायबिलिटी देखी जा सके। उसी के बेसिस पर एक्सटर्नल यूजर, शेयर होल्डर हो गए, बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, तब जाके डिसीजन ले पाएंगे और अपना मनी इन्वेस्ट कर पाएंगे। बैंक तभी आपको लोन दे पाएगा, शेयर होल्डर तभी क्या करेगा, शेयर्स खरीद पाएगा, सप्लायर तभी आपको गुड्स प्रोवाइड कर पाएगा। तो जनरली यहाँ पे यही दे रखा है, एक बार आप पढ़ के देखना, सिंपल पार्ट है। यहाँ पे यही बोल रखा है कि जो भी कंट्रोल होता है कंपनी का, वो किसके पास होता है, मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट क्या बनाता है, बैलेंस शीट, पीएनएल जनरली ये क्रिएट करता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करता है। अब उसकी रिलायबिलिटी अगर ओनर को देखनी है, ओनर मतलब शेयर होल्डर को, तो वो एश्योरेंस चाहता है। तो इसके लिए जनरली क्या है, जो भी कंपनी है वो क्या कराएगी, अपनी ऑडिट कराएगी अकाउंट्स की, किसके थ्रू, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर या एक्सपर्ट क्या होता है जनरली स्टेट्यूटरी ऑडिट के केस में, चार्टेड अकाउंटेंट, जिसके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए याद रखना, दो टाइप के चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं। एक तो जनरली जो जॉब कर रहा है, इसका मतलब उसकी खुद की फर्म नहीं है, या उसकी हम बोल सकते हैं कि वो इंडिविजुअल फर्म नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है। और एक जनरली क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट जिसकी खुद की इंडिविजुअल फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है। तो याद रखना, यहाँ पे जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो एक फर्म के सेंस में हो सकता है, इंडिविजुअल फॉर्म में हो सकता है, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। ये नहीं कि वो पर्टिकुलर किसी जॉब में या सर्विसेज में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे मैं आपको बताऊंगा जब मैं उसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का पार्ट बताऊंगा। तो एक बार ये पर्टिकुलर पैराग्राफ देख लेना, सिंपल सा है, टिपिकल नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना। बस याद रखना कि स्टेट्यूटरी ऑडिट क्या होती है, ये सारी कंपनीज पर अप्लाई होती है, फाइनेंशियल ऑडिट ही कहलाती है। आपको पता है सारी कंपनीज में जब अप्लाई होगी तो इस पर सेक्शन क्या अप्लाई होंगे, 139 से लेके 148 अप्लाई होंगे, जो कि हम सारे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सेक्शन 139 टू 148 अंडर चैप्टर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेट्यूटरी ऑडिट एंड ऑडिटर। तो देखिए वही सेक्शन दे रखे हैं, ऑडिट और ऑडिटर से रिलेटेड, एक एक करके कवर कर रहे हैं। देखिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपने पिछले पास्ट ईयर के एमसीक्यूज देखे होंगे, दो तीन अटेम्प्ट के, तो इसमें जनरल इनके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनके आ भी सकते हैं, याद रखना। जैसे एक बार एलिजिबिलिटी का आया था, मैं आपको बता दूंगा कौन सा आया था, वो शायद मैं आपको आज की वीडियो में कवर भी करवा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 139 रूल 345। एक और चीज़ रखना कि मैंने भी बोला कि कंपनी एक्ट 2013 लग रहा है, तो कब से लगेगा, 1 अप्रैल 2014 से आपको पता है एप्लीकेबल हुआ कंपनीज पे। तो याद रखना कि इसके साथ साथ कंपनीज रूल्स भी आए, कंपनीज रूल्स 2014। ठीक है, वो भी कंपनीज पे अप्लाई हुए। तो जो एक्ट में कुछ नहीं दे रखे पार्ट्स, तो वो रूल्स में दे रखे होते हैं। तो रूल्स में भी क्या होते हैं, एक तरीके से जो भी प्रोविजंस होते हैं वो कंपनीज पे अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे जनरली साथ में दे रखा है ना, रूल 345। तो इनसे रिलेटेड प्रोविजन नीचे कवर कर रखे हैं। अब देखिए कौन सा किससे लिंक है, वो आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये नहीं बता रखा कि रूल 3 इसका है, रूल 4 इसका है, या सेक्शन 139 का सबसेक्शन 1 जनरली क्या कहता है, ऐसे मैंने नहीं लिखा। मैंने नॉर्मल सेक्शन के नाम लिख लिए। अब देखिए आगे का पार्ट स्टार्ट करने से पहले कर लेते हैं अनअकैडमी की बात। देखिए अनअकैडमी लेकर आया रिवाइज इंडिया फॉर एनटीए यूजीसी नेट 2021, 5 अप्रैल से स्टार्ट है। इसमें टॉप टीचर्स द्वारा कंप्लीट रिवीजन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एब्सोल्युटली फ्री। 12 डेज का ये सेशन होगा, टोटल मिला के 200+ सेशंस होंगे, 33 एजुकेटर होंगे। आप देखिए देख सकते हैं कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड पूरी की पूरी 10 यूनिट्स कवर की जाएगी, जिसमें रिवीजन भी होगा और एमसीक्यू सेशंस भी होंगे। 21 सब्जेक्ट होंगे। तो आगे की स्लाइड में इसके सब्जेक्ट्स बता देता हूँ। पेपर 1 तो होगा ही कॉमन, इसके अलावा देखिए आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, एजुकेशन, ज्योग्राफी, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, संस्कृत, लॉ, पंजाबी, इस तरीके से जो भी आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड भी सेशंस होंगे, एमसीक्यूज का पार्ट भी कवर होगा। तो अभी एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
इसके अलावा देखिए आपको ये भी याद रखना है कि कल यानी संडे 18 अप्रैल को अनअकैडमी पर 2 बार लाइव आने वाला हूँ। एक तो मॉर्निंग में 11 से 12 और एक इवनिंग में 4 से 5। इसमें हम इनकम फ्रॉम सैलरी के एमसीक्यूज कवर करेंगे, तो जरूर याद रखना टाइमिंग। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखिए चिराग एनटीए रेफरल कोड जरूर यूज कर लेना, जिससे आप फ्री में ये क्लासेस देख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से देखिए चैंपियनशिप फ्री मॉक टेस्ट भी है, जहाँ पर आप अपने जेआरएफ के ड्रीम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर सैटरडे को ये फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पेपर 1 5 बजे, कॉमर्स 7 बजे याद रख लेना, ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश ये भी 7 बजे। तो रजिस्टर कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वैसे देखिए अगर आपको रिवीजन करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू, या आपका कोई फ्रेंड कलीग रिलेटिव जिनके पास कंप्यूटर साइंस है या मैनेजमेंट है, तो उसके भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 14 अप्रैल से, याद रखना 14 अप्रैल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू आपका रिवीजन होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिए जाएंगे। तो 14 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो गया, ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे देखिए आपके लिए एक और बेनिफिट कि अनअकैडमी की तरफ से एक्सेलरेट टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, जो कि आपको पता है कि हर संडे को होती है। इस बार जो है वो पेपर 1 से रिलेटेड 50 क्वेश्चन है। अप्रैल 18 को संडे 4 से 5 बजे, उससे पहले आप एनरोल कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको देखिए इसमें 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। रैंक 1 आती है तो 100%, रैंक 2 to 10 आती है तो 75%, 11 to 35 आती है तो 50%, और 36 से 150 आती है तो 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं, तो ये जरूर एक बार आप रीड कर लेना। और देखिए याद रखिए अगर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 10% ऑफ चाहते हैं, तो चिराग एनटीए रेफरल कोड का जरूर यूज कर लेना, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और देखिए जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और मैंने आपको बताया कि जो लाइव क्लास है मेरी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चिराग एनटीए रेफरल कोड जरूर यूज कर लेना, ये दे रखा है चिराग एनटीए, जिससे आप क्लास में आराम से एनरोल कर पाएंगे और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिख जाएंगे। मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना, वहाँ पे बहुत सारी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी। अराउंड मैंने 50 से 55 वीडियोस वहाँ पे प्रोवाइड अभी तक की हुई है। ओके, तो कल मिलते हैं संडे को लाइव। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब देखिए मैं एक एक करके बताता हूँ। याद रखना कि जो ये सेक्शन 139, इसके साथ आगे सब सेक्शन 1 भी आप जोड़ सकते हो। तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के जो प्रोविजंस है वो सारी कंपनीज पे अप्लाई है। सारी कंपनी का मतलब क्या हो गया, चाहे वो लिस्टेड पब्लिक हो, चाहे अनलिस्टेड हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे उसकी पेड अप कैपिटल हो नहीं हो, बोरोइंग हो या नहीं हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सारी कंपनीज पे अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उन्हें ऑडिटर अपॉइंट करना ज़रूरी है। इसका मतलब जो भी मैंने सीए बोला, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, उसको अपॉइंट करना ज़रूरी है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे फॉर्म के फॉर्म में ऑडिटर। इंडिविजुअल मतलब क्या हो गया, जैसे मैं एक सीए बना तो मुझे मेंबरशिप नंबर मिल गया, जो कि सबको मिलता है। जब भी आपने क्या करा, सीए एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद आपको मेंबरशिप नंबर मिल गया। लेकिन देखिए जरूरी थोड़ी आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिले। आप या तो क्या कर सकते हो, खुद का ऑफिस खोल सकते हो, तो आपको पता है कि आप ऑडिट ये कर सकते हो क्योंकि आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिला हुआ है। या आप क्या कर सकते हो, सर्विस कर सकते हो किसी इंडस्ट्री में, कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखते हो बहुत जगह जॉब लगती है, तो वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। जॉब करोगे तो आप ऑडिट नहीं कर सकते हो याद रखना, किसी भी कंपनी की। लेकिन अगर आपने ऑफिस खोल रखा है, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, तो आप ऑडिट कर सकते हो। जनरली ये पार्ट आपको पता है, ये बता दिया। अब देखिए पहली लाइन पढ़ोगे, ये सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 से रिलेटेड ये क्या बोल रहा है, एवरी कंपनी शैल एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज एन ऑडिटर हु शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग till the conclusion of its 6th annual general meeting and thereafter till the conclusion of every 6th meeting। इसका मतलब क्या है, देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि हर कंपनी को इंडिविजुअल फॉर्म के फॉर्म में ऑडिटर अपॉइंट करना है। अब कब, पहली एनुअल जनरल मीटिंग। अब वो जो ऑफिस होल्ड करेगा कब तक करेगा, जो 6th एनुअल जनरल मीटिंग है ना, उसके कंक्लूजन तक होल्ड करेगा। इसका मतलब 5 साल तक। आप बोलोगे 5 साल तक कैसे, तो देखिए एक लाइन खींचिए, सिंपल सा पार्ट है, उसमें बोलिए कि पहली मीटिंग हुई, ठीक है, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, पांचवी हुई और छठी हुई। अब आपको मैंने बोला कि अगर मैंने आपको पहली मीटिंग के एंड में अपॉइंट किया, यानी पहली मीटिंग हुई, उस वक्त क्या हुआ, जो भी आपको मैंने अपॉइंट कर दिया ऑडिटर के फॉर्म में, तो आप पहले क्या करोगे, जब अगली मीटिंग होगी तब तक आपके कितने साल होंगे, एक ही साल तो होगा। फिर उसके बाद देखो, जैसे ही आपको बताया कि तीसरी मीटिंग होगी तो आपके 2 साल ही हुए अपॉइंट किए हुए, क्योंकि मैंने पहली मीटिंग के एंड में आपको अपॉइंट किया और अगली मीटिंग तक आपको 1 साल ही हुआ। फिर तीसरी मीटिंग तक आपको 2 साल हुए। इस तरीके देखिए, ये तीसरा साल, ये चौथा साल और ये 5 साल। तो इसका मतलब जनरली जो ऑडिटर का टर्म रहता है वो क्या रहता है, 5 साल तक का रहता है। पर याद रखना इंडिविजुअल के केस में 5 साल रहता है, और जो फर्म है उसके केस में क्या होता है, 2 टर्म रहते हैं, 5-5 साल के 2 टर्म, मतलब 10 साल हो गए। ठीक है, जो कि जनरली हम किस में पढ़ेंगे, रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाले पार्ट में देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे ही ये 6th एनुअल जनरल मीटिंग एंड हो गई, वहाँ तक ये ऑडिटर रहा। उसके बाद देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th मीटिंग, उसके बाद इसी टाइप से और भी 6 मीटिंग होगी, यानी और भी मीटिंग होती रहेगी। तो क्या होगा, ऑडिटर बार बार अपॉइंट होता
रहेगा। लेकिन जब भी हम रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन में कूलिंग पीरियड आता है। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही 5 साल ऑडिटर अपॉइंट हो गया, या जब मैं फर्म के केस में आपको बोलूँगा कि वो 10 साल तक अपॉइंट हुआ, तो अगले 5 साल तक वही फर्म या ऑडिटर वापस से अपॉइंट नहीं होगा। उसे बोलते हैं कूलिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? या जिसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। अब वो किन कंपनीज के केस में रोटेशन अप्लाई होता है तो वो मैं आपको भी बता दूंगा। मैंने आपको हल्के से पॉइंट बता दिए। तो अभी आपको सिंपल क्या रखना है कि पहली जनरल मीटिंग के कंक्लूजन से लेकर 6th एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑफिस को होल्ड करेगा। जनरली क्या हो गए, 5 साल। ठीक है। अब अगर आपकी कंपनीज में ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना एप्लीकेबल है, यानी अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो उस केस में क्या होगा, जब भी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन का पार्ट देखा जाएगा, उसके एक्सपीरियंस को देखा जाएगा, उसको अपॉइंट करने की बात आएगी, तो उस केस में ऑडिट कमेटी सबसे पहले रिकमेंडेशन देगी। देखिए रखना, एक तो ऑडिट कमेटी है, फिर बोर्ड है जो कि कंपनी का मैनेजमेंट हो गया एक तरीके से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर आपको पता है कि मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर है, जो कि जनरल मीटिंग में आते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या करते हैं, अपना रेजोल्यूशन पास करवाते हैं एक तरीके से, ऑर्डिनरी या जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। तो देखिए जो ये ऑडिट कमेटी है, अगर वो अपॉइंट कर दी गई तो पहले ये रिकमेंड करेगी कि ऑडिटर में क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंडिविजुअल या फर्म के फॉर्म में, कि इंडिविजुअल ऑडिटर आ रहा है या फर्म के फॉर्म में जो भी ऑडिटर आ रहा है। अगर ऑडिट कमेटी नहीं होती है तो जनरली क्या करता है, बोर्ड रिकमेंड करता है। फिर एक तरीके से वो अप्रूवल कहाँ पे लेते हैं, जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, ये आपको पता है। तो अगर ऑडिटिंग कमेटी है तो पहले वो रिकमेंड करेगी, और इसका डिटेल पार्ट भी है, लेकिन मैं नहीं बता रहा इतना क्योंकि इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो ये बोला, इफ ऑडिट कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड देन सच कमेटी अदरवाइज बोर्ड shall take into consideration the qualification and experience of the individual or the firm proposed to be considered for appointment as auditor। मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सच कमेटी यानी ये कमेटी, अदरवाइज बोर्ड, इसका मतलब अगर कमेटी नहीं है तो बोर्ड। ठीक है। और अगर कमेटी ने रिकमेंड भी किया और बोर्ड को लगा कि नहीं ये सही नहीं बोल रहा, तो बोर्ड वापस से इनको भेज देगा कि इसको रेक्टिफाई करो, जो भी आपने रिकमेंडेशन दी है उसको सही करो। अगर कमेटी बोलती है नहीं मेरी यही रिकमेंडेशन लगेगी, तो बोर्ड की मर्जी है, फिर बोर्ड अपनी रिकमेंडेशन देगा और उसके बेसिस पे क्या बोलेगा, अपॉइंटमेंट करने की करेगा। कहने का मतलब वही जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाएगा। ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है, एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी शैल प्लेस द मैटर रिलेटिंग टू सच अपॉइंटमेंट फॉर रेटिफिकेशन बाय मेंबर्स थ्रू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। देखिए यार रखना कि अगर पहली जनरल मीटिंग, मैंने बोला कि आपकी कंपनी नई इनकॉर्पोरेट हुई, पहली जनरल मीटिंग हुई, उसमें जनरली क्या हो गया, ऑडिटर अपॉइंट हो गया। अब अगली जनरल मीटिंग होगी दूसरी, उसमें यही ऑडिटर को अगर अपॉइंट करना है तो हल्की सी सहमति चाहिए होती है, तो उस केस में क्या हो गया, रेटिफिकेशन बोलते हैं उसको। यानी कहने का मतलब सारे मेंबर मान रहे हैं कि हाँ यही ऑडिटर अपॉइंट होगा, पर रेटिफिकेशन तो चाहिए, तो एक ऑर्डिनरी रेजुलेशन हो जाएगा। ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो गया कि 50% से ज़्यादा जो है पर्सन वो इसके फेवर में, ऑर्डर के फेवर में, कि इसी ऑडिटर को वापस से अपॉइंट करना है। फिर तीसरी मीटिंग होगी, तीसरी मीटिंग में भी इसको रेटिफाई कर दिया। अगर आप बोलोगे सर ये रेटिफाई नहीं हुआ, कहने का मतलब ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास ही नहीं हुआ और इसको अपॉइंट ही नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, एक नया इंडिविजुअल या फर्म के फॉर्म में ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि इसका रेटिफिकेशन हुआ ही नहीं और इसको हटा दिया गया। तो ये नहीं है कि देखो ये 5 साल तक अपनी सीट पे बैठा ही रहेगा, ऐसा नहीं ऑडिटर, कि आपको पता है कि हर साल रेटिफाई होगा और रेटिफिकेशन नहीं हो पाया, कहने का मतलब मेंबर सहमत नहीं हो पाए, 50% से ज़्यादा वोटिंग फेवर में नहीं आई, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी और को अपॉइंट कर लेगा। ये पार्ट आ गया। अब देखिए इसी तरीके से जब ऑडिटर को अपॉइंट किया तो उसकी रिटर्न कंसेंट ली जाएगी, एंड द सर्टिफिकेट दैट द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब कंडीशन बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑडिटर। अब इसके भी प्रोविजन ज़्यादा है लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब सर्टिफिकेट शैल ऑल्सो इंडिकेट वेदर द ऑडिटर सेटिस्फाई द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन सेक्शन 141। अब देखिए सेक्शन 141 किससे रिलेटेड है, अब 139 के बाद 140 आएगा, लेकिन मैं आपको पहले यही बता दूंगा, ये सेक्शन 141 ऑडिटर की एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है कि वो सीए चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या एक फर्म होनी चाहिए उसमें एलएलपी भी इंक्लूड है, जिसमें ज़्यादातर क्या होने चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए, ये एलिजिबिलिटी आ गया। फिर क्वालिफिकेशन का पार्ट और डिसक्वालिफिकेशन का पार्ट जनरली इसमें आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि जब भी सर्टिफिकेट होगा उसमें ये इंडिकेट होना चाहिए कि ऑडिटर ने सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया है नहीं किया। ठीक है, सीधी सी बात है, सेटिस्फाई किया होगा तभी तो सर्टिफिकेट में दे रखा होगा, अगर नहीं किया होता तो सीधी सी बात है वो ऑडिटर अपॉइंट होगा ही नहीं। फिर ये बोल रहा है कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो फाइल ए नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ मीटिंग इन फॉर्म ADT1। देखो ADT क्या एक एब्रीविएशन है ऑडिट की, ऑडिट को शॉर्ट में क्या बोल दिया ADT, तो फॉर्म क्या बोल दिया ADT1। तो इसमें क्या कर रहा है, कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी ऑडिटर को इन्फॉर्म कर रही है कि आपको अपॉइंट कर दिया गया है, और साथ में एक नोटिस फाइल कर रही है रजिस्ट्रार के पास कंपनी। ठीक है, विद इन 15 डेज ऑफ मीटिंग,
जो भी जनरली एनुअल जनरल मीटिंग हुई जिसमें ऑडिटर को अपॉइंट किया गया, उसके 15 दिन के अंदर एक फॉर्म भर रही है जो कि रजिस्ट्रार को दे रही है कंपनी। ये आ गया। अब देखिए मैं आपको कुछ और पॉइंट भी हल्का से बता देता हूँ कि ऑडिट कमेटी जनरली किन के लिए अप्लाई होता है। आपको मैंने बोला ना, तो लिस्टेड कंपनीज के लिए तो ऑडिट कमेटी कंपलसरी होती है, बनाना याद रखना। लेकिन इसके अलावा जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है उसमें कौन कौन सी आती है वो बता देता हूँ। देखिए इसके अलावा यानी लिस्टेड कंपनी के अलावा बाकी सारी जो भी पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है उसमें क्या होगी, वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, उसको भी ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है। ऑडिट कमेटी जनरली क्या हो गया इसमें है ना, हम बोल सकते हैं कि 3 डायरेक्टर तो होते ही होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होंगे, 3 डायरेक्टर तो होंगे ही होंगे, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मेजोरिटी रहेगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होंगे याद रखना। तो एक ऑडिट कमेटी बनेगी जिसके बेसिस पे उसकी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन ये सब कुछ रिकमेंड करेंगे, और कौन सा ऑडिटर अपॉइंट करना है नहीं करना वो जनरली ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी। उसके बाद बोर्ड देखेगा एक तरीके से उनकी रिकमेंडेशन, ये मैंने आपको बताया। तो देखिए मैंने क्या बोला कि लिस्टेड कंपनी तो रहेगी, पर उसके अलावा जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसमें क्या होगी, जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, और ऐसी पब्लिक कंपनी जिनकी हम बोल सकते हैं टर्नओवर यानी सेल जो भी है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। ठीक है। और तीसरा जो आता है वो ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी जो टोटल मिला के आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोइंग, डिबेंचर, डिपॉजिट जो भी है वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाए। यानी उन्होंने जो लोन ले रखा है, डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, पब्लिक डिपॉजिट इशू कर रखे हैं, वो टोटल मिला के 50 करोड़ या इससे ज़्यादा हो। देखिए अगर आपको और ज़्यादा समझ में नहीं आता कि मैंने क्या बोला, तो आप क्या कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए ऑडिट कमेटी, आपको पता चल जाएगा। नॉर्मल पार्ट जो मैंने बोला है वही का वही है। ठीक है। फिर देखिए मैंने आपको एजीएम बोला, तो आपने बोला सर एजीएम कब होती है। देखिए जब भी क्या है कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो जैसे मैंने बोला कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना 1 अप्रैल, मान के चलो कि 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, कोई नई कंपनी बीच में इनकॉर्पोरेट हुई, तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 20 को। तो 9 महीने मिलते हैं उसको जनरल मीटिंग करने के लिए, कि 9 महीने के अंदर उसको क्या करनी है, जनरल मीटिंग कर देनी है। तो हम बोल सकते हैं 31 दिसंबर 20 तक में उसको पहली एनुअल जनरल मीटिंग कर देनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर अब तो वो पुरानी हो गई अगले साल से, यानी 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 ये हुआ। अब इससे रिलेटेड वो कब करेगी मीटिंग, तो हम क्या बोलेंगे, उसके बाद उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। तो जब एक तरीके से हम बोलते हैं कि नई कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो जनरली जब भी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको 9 महीने दिए जाते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड से, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड से। और वैसे ही जब क्या हो गई वो पुरानी हो गई, तो उस केस में क्या होगा, उसको 6 महीने दिए जाएंगे। अब आप खुद देख लेना, याद रखना कि पहली जनरल मीटिंग और उसके बाद वाली जनरल मीटिंग है उसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो 15 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये भी याद रख लेना, जो गैप होना चाहिए वो 15 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आप खुद देख लेना चाहे एक बार कि अगर 6 महीने के अंदर कोई वो क्या कर रही है, जनरल मीटिंग कर रही है, उसके बाद अगले साल भी कर रही है, तो कभी भी गैप देखना 15 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा। हो गया तो वो एक तरीके से वैलिड नहीं कहलाएगी मीटिंग। ठीक, मैंने आपको ये बता दिया, कुछ कुछ पॉइंट थे। अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर की बात कर रहा है, तो रोटेशन से पहले मैं आपको सेक्शन 141 बता रहा हूँ जिसमें एलिजिबिलिटी का पार्ट आ रहा है, क्योंकि थोड़ा आप ये तो पता कर लीजिए कि ऑडिटर जनरली क्या होते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं ये बाद में देखेंगे, जो मैंने कवर कर रखा है ये पूरा आपके लिए प्रॉपर कवर कर रखा है जिससे आपको आइडिया हो जाए। कहाँ गया, 1 मिनट। देखिए ये रहा एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 141, और रूल क्या है, कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग 10 ऐसे दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी का पार्ट है जनरली जो दे रखा है, ठीक है, और नॉट एलिजिबल मतलब डिसक्वालिफिकेशन का पार्ट है। तो ये एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन का पार्ट को कवर कर रहा है, और इसका मतलब नॉट एलिजिबल या डिसक्वालिफिकेशन के पार्ट को जो कवर कर रहा है कि अगर आप पर्टिकुलर सारे पार्ट देखोगे इसके थ्रू ऑडिटर डिसक्वालीफाई हो जाएगा, वो कंपनी में ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल ऑडिटर शैल बी चार्टेड अकाउंटेंट। अब मैंने आपको बताया कि जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, याद रख लेना। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग जो चार्टेड अकाउंटेंट बना हुआ है आपको ये पता रहना चाहिए, और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। एक तो ये चीज़ बोल दी। दूसरा बोल रहा है अगर ऑडिट फॉर्म है, इंडिविजुअल ऑडिटर तो आपने बोल दिया कि इंडिविजुअल कोई पर्सन है, उसने खुद की क्या कर दी, ऑफिस खोल दिया जनरली, और वो क्या कर रहा है, एक तरीके से ऑडिट करने का काम कर रहा है। लेकिन ऑडिट फर्म का मतलब क्या, उसमें पार्टनर्स है। तो ये बोल रहा है ऑडिट फर्म हैविंग मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, ये भी याद रख लेना, इंडिया में प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए। मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे 10 है उसमें से 6 पार्टनर, 7 पार्टनर, 8 पार्टनर, यानी ज़्यादा होने चाहिए। वो जनरली क्या होने चाहिए, इंडिया में प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए। मे बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो कभी कभी एग्जाम में ये आ जाएगा कि ऑल पार्टनर्स, तो जरूरी नहीं कि ऑल पार्टनर्स, आप मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स का पार्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि सारे के सारे पार्टनर ही
एक तरीके से क्या हो, सीए हो, जरूरी नहीं ऐसा हो। यहाँ पे प्रैक्टिसिंग इन इंडिया का मतलब क्या हो गया कि वो सीए है और साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब ऑफिस है। तो आपको पता है कि ऑडिट फर्म की बात कर रहा है तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर की बात कर रहा है। इस तरीके से बोल रहा है, इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शैल बी ऑथोराइज टू एक्ट एंड साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। देखिए इसमें भी जनरली प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, यहाँ पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा है और यहाँ पे भी जनरली ऐसे पॉइंट में क्या दे रखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी ऑथोराइज टू एक्ट एंड साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होने चाहिए जब भी हम एलएलपी की बात करें। तो जैसे हम बोल रहे हैं एक्स वाई जेड एसोसिएट्स, वो जनरली किसी कंपनी वाई लिमिटेड की क्या कर रहा है, जैसे एक्स वाई जेड एसोसिएट्स है, वो ए लिमिटेड की क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक फर्म की बात कर रहे हैं जिसमें ज़्यादातर जो सारे पार्टनर्स हैं या मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स भी बोल सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, सीए हैं। और हम बोल सकते हैं कि इस फॉर्म में क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से पार्टनर के फॉर्म में। और इस फर्म के पास एक तरीके से क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, मतलब जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। वैसे एलएलपी की बात कर दी तो उसमें भी क्या बोल दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्या करेंगे, एक्ट करेंगे और साइन करेंगे फर्म के बिहाफ पे। ठीक है, ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे बोल दिया। अब देखिए बोला पर्सनस नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटिंग एज एन ऑडिटर। मैं कुछ एग्जाम्पल भी नीचे दिए हैं कि इससे रिलेटेड कुछ कवर हो जाए कि डिस्क्वालिफिकेशन के केस में कौन कौन से आते हैं। तो ये बोल रहा है कि कौन कौन से ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड है, तो यहाँ पे बोल दिया बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, क्योंकि एलएलपी में जो पार्टनर्स है वो तो एक तरीके से ऑथोराइज्ड है, ठीक है, वो तो एलिजिबल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो कंपनी है वो ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट नहीं हो सकती। तो इंडिविजुअल ऑडिटर हो सकता है या फर्म हो सकती है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी नहीं हो सकती। इसी तरीके से बोल रखा है कि कंपनी का एक ऑफिसर या एम्प्लॉय वो भी ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट नहीं हो सकता। देखिए जैसे मान के चलिए कि एक्स वाई जेड लिमिटेड है, ठीक है, उसके अंदर एक है ना डायरेक्टर है ए, तो ए को आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो डायरेक्टर को, या मान के चलो बी नाम का एम्प्लॉय है उसको आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो ऑडिटर के फॉर्म में, क्योंकि देखिए एक तो वो बायसनेस कर सकता है। आपको पता है हम इंडिपेंडेंट ऑडिटर की बात कर रहे हैं जो कि एक तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं हो सके, ये नहीं कि अकाउंटिंग को मैनिपुलेट किया जा सके, अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट को। तो उस केस में हमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर की ज़रूरत है। जबकि ये तो क्या हो सकते हैं, एक तरीके से फर्म के अंदर के ही एम्प्लॉई हैं, ऑफिसर है, यानी कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर नहीं, कंपनी के अंदर के ही ऑफिसर एम्प्लॉई है, तो ये तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बोल दिया कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट है कि ये कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने बोला कि चलो सीए तो है, लेकिन वो किसके फॉर्म में काम कर रहा है, एम्प्लॉय के फॉर्म में काम कर रहा है कंपनी के, तो ये थोड़ी होगा कि वो ऑडिटर हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। वैसे ही मैंने बोला कि अगर एक सीए है, डायरेक्टर है किसी कंपनी का, तो वो उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। इस तरीके से नॉर्मल नॉर्मल देखिए, सिंपल सिंपल पार्ट है। लेकिन जब भी आप करिए किसी भी पार्ट को देखते हो, जब भी क्या करते हो, आप टैक्स के प्रोविजन देखते हो या आप है ना लॉ से रिलेटेड प्रोविजन देखते हो, तो आप उसको ब्रेक कीजिए 2 से 3 पार्ट में, तब जाके आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे देखिए ये बोल रहा है पर्सन हु इज़ ए पार्टनर और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब जब आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक करके पढ़ोगे, ऐसे देखिए, पर्सन हु इज़ ए पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मैंने क्या बोला, पर्सन जो कि पार्टनर है ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी का। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक्स वाई जेड लिमिटेड है, ठीक है, उसका एक क्या था, ए डायरेक्टर था, ठीक है। तो ए के साथ एक पर्सन जो कि पार्टनर है, मान के चलो बी, तो वो बी भी अपॉइंट नहीं हो सकता ऑडिटर के फॉर्म में, क्योंकि ए उस एक्स वाई जेड लिमिटेड का क्या है, एक ऑफिसर है, एक डायरेक्टर है, और ए किसके साथ पार्टनरशिप में है, बी के साथ पार्टनरशिप में है। तो बी उस एक्स वाई जेड लिमिटेड का ऑडिटर नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरीके से देखो इनडायरेक्टली क्या है, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट पार्ट रहेगा ही नहीं। उसी तरीके से बोल दिया पर्सन हु इज़ ए पार्टनर, अब छोड़ दो, अब बोलिए पर्सन हु इज़ इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब ये बोलिए कि देखिए एक्स वाई जेड लिमिटेड है, उसका जो ऑफिसर या एम्प्लॉय ए क्या है, एक डायरेक्टर है या एम्प्लॉय है, और ए के अंडर में बी काम कर रहा है, पार्टनर नहीं है, ए के अंडर में क्या कर रहा है, बी काम कर रहा है, ठीक है। तो तब भी जाके क्या हो सकता है, एक्स वाई जेड लिमिटेड के अकाउंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है कौन, ए इनडायरेक्टली बी के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस केस में क्या होगा, बी अभी भी ऑडिटर नहीं कहलाएगा, वो डिस्क्वालीफाई कहलाएगा। ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल बस हल्के हल्के समझने। और नीचे मैंने देखिए कुछ एग्जाम्पल कवर कर रखे हैं, ये रहे, ये मिस्टर अभिनव दे रखा है, मिस एकता दे रखी है, मिस्टर शेखर दे रखा है। इस तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, नॉर्मल नॉर्मल पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए पर्सन हु और हिज पार्टनर और रिलेटिव। पर्सन वो खुद, उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव, और रिलेटिव में क्या क्या होते हैं वो अभी आपको नीचे पता चल जाएंगे। तो बोल रहा है होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी।
ये बोल दिया। देखिए यहाँ पे ये भी बोल रखा है बट रिलेटिव, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहा। अभी आप यहाँ तक देखेंगे तो जनरली क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड कोई कंपनी है मान के चलो, उसमें आपने क्या कर रखी है, कोई सिक्योरिटी या कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट, कुछ भी जैसे बोल सकते हैं वोटिंग राइट्स का पार्ट हो गया, वो आपने क्या कर रखा है, होल्ड करके बैठा हुआ है। तो उस केस में क्या हो सकता है, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो आप ऑडिटर नहीं बनोगे। उसी तरीके से आप कोई पार्टनर है वो होल्ड करके बैठा है, आपका कोई रिलेटिव है वो होल्ड करके बैठा है, ये बोल दिया। अब देखिए किस कंपनी में, जैसे मैंने बोल दिया एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो उसकी सब्सिडरी भी हो सकती है। मान के चलो कि एक्स वाई जेड लिमिटेड की सब्सिडरी है कोई ए बी सी लिमिटेड, ये है। तो ये थोड़ी कि आप ए बी सी लिमिटेड में भी जनरली क्या करोगे, कह रहा ना ए पर्सन हु और इस पार्टनर रिलेटिव होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कंपनी और इट्स सब्सिडरी, तो या तो एक्स वाई जेड लिमिटेड में या उसकी सब्सिडरी में, और इट्स होल्डिंग, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एबीसी लिमिटेड में अगर आप क्या कर रहे हो, ऑडिटर अपॉइंट होना चाहते हो, तो उस केस में ये नहीं कि आप एक्स वाई जेड लिमिटेड यानी होल्डिंग कंपनी में अपने शेयर होल्ड करके बैठे हो, तो ना होल्डिंग कंपनी में ना सब्सिडरी कंपनी में आपके शेयर होने चाहिए, जनरली ये बोल दिया। लेकिन जो रिलेटिव है मे होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1000 और सच सम एस में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब देखिए क्या बोल दिया, लेकिन रिलेटिव क्या कर सकता है, 1000 की फेस वैल्यू वाले शेयर, 1000 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर या इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। और सच सम, अब देखिए सच सम क्या है, मैं बता देता हूँ, 1,00,000 रुपीज़। वैसे यहाँ दे नहीं रखा लेकिन मैं बता देता हूँ कितने रुपीज़ हैं, 1,00,000 रुपीज़ है। तो 1,00,000 रुपीज़ तक रिलेटिव होल्ड कर सकता है और वो ऑडिटर कहला सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको कवर करा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। या क्या करते हैं, एक बार इसको है ना एग्जाम्पल के थ्रू देख ही लेते हैं, जिससे क्या होगा आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं उससे रिलेटेड एग्जाम्पल एक बार देख लेता हूँ, कौन सा है, ये रहा। देखिए ये बोल रहा है मिस्टर लिटिल, ये 4th नंबर का है, मैं बाद में वापस नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मिस्टर लिटिल इज ए चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, अच्छी बात है। हिज फादर इज होल्डिंग शेयर्स इन प्रकाश लिमिटेड, अब देखिए रिलेटिव के फॉर्म में आ गया। हिज फादर इज होल्डिंग शेयर्स इन प्रकाश लिमिटेड, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹15,000, हाउ द मार्केट वैल्यू ऑफ सेम इज ₹1,25,000। अब मैंने क्या बोल दिया, और सच सम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अगर रिलेटिव ने पर्टिकुलर जहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में है, तो चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट हो सकता है, लेकिन उसके फादर ने, रिलेटिव ने क्या कर रखे हैं, 1,000 की फेस वैल्यू या उससे ज़्यादा, हम ऐसे बोल सकते हैं, या 1,00,000 तक बोल रहे हैं। देखो 1,000 की फेस वैल्यू का शेयर की बात कर रहा है या टोटल मिला के 1,00,000 रुपये की फेस वैल्यू बात कर रहा है, कह रहा है और सच सम में भी प्रिस्क्राइब का मतलब है 1,00,000 रुपये तक। अगर 1,00,000 रुपये तक की फेस वैल्यू के शेयर होल्ड कर रखे हैं तो ये लिटिल चार्टेड अकाउंटेंट बन सकता है। अगर 1,00,000 रुपये से ज़्यादा की फेस वैल्यू होती तब जाके वो नहीं बनता। देखिए मार्केट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको देखने की जरूरत नहीं है। स्टेट वेदर मिस्टर लिटिल इज डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इन प्रकाश लिमिटेड, बताइए क्या वो प्रकाश लिमिटेड में ऑडिटर बन सकता है, नहीं बन सकता, तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ बन सकता है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि जो रिलेटिव है जो भी सिक्योरिटी में होल्ड करके बैठा है वो कितना करके बैठा है, 1,00,000 तक की फेस वैल्यू तक का होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे कितना करके बैठा है, 15,000 रुपये तक का होल्ड करके बैठा है। तो उस केस में लिटिल क्या है, डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा और एक तरीके से वो कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, किसका, प्रकाश लिमिटेड का। तो यहाँ पे बोल रहा है एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 मिस्टर लिटिल इज नॉट डिस्क्वालीफाइड सिंस होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज अप टू फेस वैल्यू ऑफ ₹1,00,000 डज नॉट रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी को कोई जरूरत ही नहीं है देखने की, ये बोल रहा है इमेटेरियल है। तो आप याद रखना वो सच सम में भी प्रिस्क्राइब 1,00,000 है, मैंने लिखा नहीं वहाँ पे, लेकिन जनरली मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, इसी तरीके से बोल रहा है इंडेप्टेड इन एक्सेस ऑफ ₹5,00,000 टू कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी। अब देखिए यहाँ पे भी बोल रखा है कि पर्सन या उसका पार्टनर या रिलेटिव 5,00,000 रुपये, कह रहा है ना, इन एक्सेस ऑफ ₹5,00,000, यानी 5,00,000 रुपये से ज़्यादा का लोन लेके बैठा है कंपनी से, उसकी सब्सिडरी से, उसकी होल्डिंग कंपनी से, मतलब कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसकी होल्डिंग कंपनी से, अगर कोई नॉर्मल कंपनी है तो उसकी एसोसिएट कंपनी भी हो सकती है, वो सारा पार्ट इसमें बोल दिया। अब देखिए जैसे मेरी एक फॉर्म है चिराग एसोसिएट्स, सीए से रिलेटेड फॉर्म है, तो मुझे पता है कि एक ए लिमिटेड है जो मेरी क्या है, एक तरीके से जानकार है, जिसकी मैं क्या कर सकता हूँ, ऑडिट कर सकता हूँ। लेकिन चिराग एसोसिएट्स की जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या, एक पार्टनर है रवि नाम से, उसने क्या कर रखा है, 5,00,000 रुपये से ज़्यादा का लोन ले रखा है, 6,00,000 का लोन ले रखा है। तो उस केस में क्या हो गया कि वो पर्टिकुलर जो मेरी फर्म है चिराग एसोसिएट्स, वो ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे यही बोल रहा है इंडेप्टेड इन एक्सेस ऑफ ₹5,00,000 टू कंपनी। तो कंपनी से क्या कर रखा है, अगर आपने 6,00,000 रुपये का, 7,00,000 रुपये का, यानी 5,00,000 से ज़्यादा का लोन ले रखा है, तो ना पार्टनर, न पर्टिकुलर वो पर्सन, न उसका रिलेटिव ऑडिटर बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है, वो फॉर्म भी नहीं बन सकती, सीधी सी बात है, क्योंकि फॉर्म में ही आ गई ना पार्टनर।
बस ये बात है। तो एग्जाम्पल कैसे भी कवर कीजिए आपको समझ में आने चाहिए। वैसे यहाँ पे बोल दिया गिवन एनी गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन एक्सेस ऑफ 1 लाख टू कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी। अब देखिए इसमें जनरली यही बोल रहे हैं ना कि जिस कंपनी में वो अपॉइंट होना चाहता है ऑडिटर के फॉर्म में, उस कंपनी को उसने क्या दी हुई है, गारंटी दी हुई है किसी दूसरी पार्टी की, बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया कि कंपनी ने किसी को लोन दिया होगा, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ABC लिमिटेड थी, उसने किसी, ये मान के चलो कि एक पर्सन है वाई नाम से, उसको क्या कर रखा है, लोन दे रखा है। लेकिन जो लोन दे रखा है वो किसकी गारंटी पे दे रखा है, कोई एक फर्म है जो CA फर्म है, जो कि इसमें ऑडिट करना चाहती थी, लेकिन अब वो नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ पे क्या पार्ट आ गया, डिस्क्वालिफिकेशन का आ गया। और गारंटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए, जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई वो 1 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए, तब जाके डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट आता है। अगर 1 लाख तक का पार्ट है, 1 लाख से कम का है, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आता। ठीक है। तो अगर मैं कोई पार्टनरशिप फर्म हूँ, अगर मैं कोई CA फर्म हूँ, कहीं पे मैं कंपनी में ऑडिट करना चाहती हूँ, तो उस कंपनी से रिलेटेड मैंने कोई गारंटी नहीं दी हुई होनी चाहिए, जो कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 लाख से कम की मैंने गारंटी दी हुई है तो मैं ऑडिट कर सकती हूँ उस कंपनी में, ये बोल रहा है। यानी वो फर्म ऑडिट कर सकती है। ठीक है। अगर 1 लाख से कम है, 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख या 1 लाख से कम है, अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो नहीं कर सकते। इस तरीके से आपको बस सोचना है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया, ए पर्सन और फर्म हु हैज़ बिजनेस रिलेशनशिप ऑफ सच प्रिस्क्राइब नेचर विद द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी। देखिए इसमें जनरली ये बोल रहा है कि मान लो कि एक पर्सन या फर्म जिसकी बात कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल ऑडिटर के फॉर्म में, या हम बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में क्या करेगा, ऑडिट करेगा सामने वाली कंपनी की। तो जिस कंपनी की वो ऑडिट करने जा रहा है, उनके बीच में जो बिजनेस रिलेशनशिप होने चाहिए वो नॉर्मल बिजनेस रिलेशनशिप हो सकते हैं, वो चल जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। बेनिफिट इन द सेंस, देखिए मार्केट प्राइस कितनी है किसी पर्टिकुलर गुड्स की, 2000 रुपीज़ पर यूनिट, लेकिन वो ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्या हो रहा है कि 1000 रुपीज़ पर यूनिट पे बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, परचेज या सेल किए जा रहे हैं एक दूसरे पार्टी द्वारा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है। तो इसका मतलब जहाँ पे ऐसे बिजनेस रिलेशनशिप हो रहे हैं जहाँ पे पार्टीज एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने की कर रही है, तो उस केस में वो पर्सन या फर्म इंडिविजुअल या फर्म के फॉर्म में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। चाहे वो किस कंपनी की बात कर रहे हैं, उस सब्सिडरी की बात कर रहे हैं, उसकी होल्डिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, या होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहे हैं, या एसोसिएट कंपनी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी बिजनेस रिलेशनशिप है वो नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अगर नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो अच्छी बात है। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, मार्केट प्राइस पे गुड्स खरीदे बेचे जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जानबूझ के अगर फ़ायदा पहुँचाने के लिए किए जा रहे हैं तो वो बिजनेस रिलेशनशिप वाले पार्ट में आ जाएंगे कि एक तरीके से वो एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचा रहे हैं। उस केस में क्या है, वो फर्म या पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए रूल 10 अप्लाई होता है। मैं इसकी एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या बोल रहा है। बिजनेस रिलेशनशिप शैल बी कंस्ट्रूड एज एनी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू फॉर कमर्शियल पर्पज। कोई भी ट्रांजेक्शन जो कमर्शियल पर्पज के लिए एंटर किया गया है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि ये ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, ये चल जाएंगे। एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि जो मैं आपको बताऊंगा अभी 2 ट्रांजेक्शन वो चल जाएंगे। एक्सेप्ट का मतलब ये बोल रहा है कमर्शियल ट्रांजेक्शन विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विस परमिटेड टू बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर और ऑडिट फर्म। जब भी एक ऑडिटर या ऑडिट फर्म को परमिट किया हुआ है कि आप प्रोफेशनल सर्विस सामने वाली कंपनी को दे सकते हो, तो वो प्रोफेशनल सर्विसेज अगर आप कंपनी को दे रहे हो, जैसे कोई अकाउंटिंग की सर्विस हो गई, तो तब आप ऑडिटर भी अपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि आपको परमिट किया गया है कहाँ पे, चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में। तो उस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा कोई बिजनेस रिलेशनशिप है जो बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा, आप ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो। वैसे ही दूसरा बोल रहा है कि बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में, मतलब नॉर्मल कोर्स में गुड्स को खरीदने बेचने का काम या एक दूसरे को सर्विस देने का काम किया जा रहा है, जिसमें कोई बेनिफिट नहीं उठाया जा रहा, तो तब हम क्या बोल सकते हैं, ऑडिटर ऑडिट के फॉर्म ऑडिट कर सकता है कंपनी की, लेकिन जहाँ पे बेनिफिट उठाया जा रहा है वहाँ पे वो ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब यह है कि जहाँ पे फ़ायदा उठाया जा रहा है, उनको छोड़ के जो मैंने अभी आपको 2 पॉइंट बताए उसमें जनरली ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बोल रहा है पर्सन हुज रिलेटिव इज़ ए डायरेक्टर और इज़ इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज ए डायरेक्टर और की मैनेजरल पर्सन। देखिए अब इसमें भी सिंपल सोचना है। पहले खुद को देखिए कि मैं एक चिराग, ए पर्सन, ठीक है, जहाँ पे मैं किसी कंपनी में ऑडिट करने जाना चाहता हूँ, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहाँ पे मेरा रिलेटिव डायरेक्टर है, सीधी सी बात है। और इज़ इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, या वहाँ पे जो मेरा रिलेटिव है वो एम्प्लॉयमेंट है कंपनी में एज ए डायरेक्टर और की मैनेजरल पर्सन, यानी डायरेक्टर के फॉर्म में एम्प्लॉय है यानी काम कर रहा है, या की मैनेजरल पर्सनल। की मैनेजरल पर्सनल मतलब क्या हो गया, इसमें जनरली देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाते हैं, मैनेजर आ जाते हैं।
और ये बोल रहा है कि अगर जनरली ये एब्सेंट रहते तो होल टाइम डायरेक्टर आपने सुना होगा ना, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर अगर ये नहीं होते या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं होते या मैनेजर नहीं होते तो उस केस में क्या होता है, होल टाइम डायरेक्टर, ये भी आ गया। कंपनी सेक्रेटरी आ गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो आपको कैसे याद रखना है, सीईओ सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर, ऐसे याद रख लेना। कंपनी सेक्रेटरी याद रख लेना, जैसे सीए चार्टेड अकाउंटेंट जो कि ऑडिट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिट करना चाहता है उसके जो रिलेटिव है वो कंपनी में डायरेक्टर के फॉर्म में या की मैनेजल पर्सनल के फॉर्म में। जैसे आप कुछ भी सोच लीजिए कि आपका कोई भी रिलेटिव कहाँ पे जॉब कर रहा है, किसी कंपनी में जॉब कर रहा है जहाँ पे आप ऑडिट करना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे वो किसके फॉर्म में है, होल टाइम डायरेक्टर है, कंपनी सेक्रेटरी है, सीईओ है, सीएफओ है, तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते हो ऐसे। फिर बोल दिया ए पर्सन हु इज़ इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। अब देखिए कहीं पर आप जॉब कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, आप क्या हो, सीए इन सर्विस हो, आप सीए इन प्रैक्टिस हो ही नहीं, आप जनरली क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। तो जब आप कहीं पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो तो इसका मतलब क्या है, आप कहीं पे किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं हो या आपकी खुद की कोई फर्म नहीं है। और ए पर्सन और ए पार्टनर होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज, अगर आपने 20 कंपनीज की एक तरीके से क्या कर रखी है, होल्डिंग ले रखी है, ठीक, तो उस केस में क्या हो गया, 21 कंपनी जैसी आप क्या करोगे, कोई कंपनी आपको बोलती है कि हम आपको ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है तो आप नहीं ऑडिटर अपॉइंट हो पाओगे, क्योंकि आपके पास 20 कंपनीज वैसे ही हैं जहाँ पे आप ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट हो। यानी आप एक पर्टिकुलर टाइम पे 20 कंपनी में ही ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट हो सकते हो, उससे ज़्यादा कंपनीज में ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट नहीं हो सकते। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी नई कंपनी में जैसे ऑडिट का ऑफर आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर आप 20 कंपनीज में ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट हो तो उस कंपनी में यानी 20 कंपनी में से किसी भी कंपनी में आपको हटना पड़ेगा, रिमूव होना पड़ेगा, तब जाके आप नई कंपनी में क्या ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट हो सकते हो, ऐसा हो गया। पर्सन हु हैज़ बिन कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, तो पर्सन जो कि एक तरह कोर्ट के थ्रू उसको सज़ा मिल चुकी है, किसके लिए, कि उसने फ्रॉड किया है, एक ऑफेंस, एंड ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स हैज़ नॉट एलेप्स, इसका मतलब फ्रॉड किया है और उसको अभी तक 10 साल एलेप्स नहीं हुए, 10 साल नहीं हुए। अगर 10 साल गुजर जाते हैं उसके बाद जनरली वो ऑडिटर कंपनी का अपॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर 10 साल नहीं गुजरे फ्रॉड के टाइम से लेकर 10 साल तक, वो ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट नहीं हो सकता। Any person whose subsidiary or associate company or any other form of entity is engaged as on the date of appointment in consulting and specialized services as provided in section 144। ये बोल रहा है कोई पर्सन जिसकी सब्सिडी या एसोसिएट कंपनी या कोई भी फॉर्म ऑफ एंटिटी किस में एंगेज है, अपॉइंटमेंट इन कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 144। अब ये सेक्शन 144 क्या बोलता है कि ऑडिटर कुछ सर्विसेज नहीं दे सकता, ठीक है। अब देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी सर्विसेज है जो ऑडिटर नहीं दे सकता, क्योंकि जब वो क्या कर रहा है, एक तरीके से अपॉइंट हो रहा है, उस वक्त क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलर उन कंपनीज़ को जो भी ये बात कर रहा है, सब्सिडरी एसोसिएट या किसी भी फॉर्म ऑफ एंटिटी जहाँ पे एक तरीके से पर्सन है, तो पर्सन क्या कर रहा है, सामने वाली कंपनीज को क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो उस कंपनी में वो ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट नहीं हो सकता। अब सेक्शन 144 में कौन कौन सी आएगी सर्विसेज, वो जल्दी से देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा और सेक्शन 144 भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, सेक्शन 144, ऑडिटर शैल नॉट प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज टू द कंपनी। अब देखिए मैं सीक्वेंस में कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि बीच बीच में सेक्शन आ गए, तो मुझे 141 बताना पड़ गया, जिसमें मुझे अभी बताना पड़ गया कि एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्वालिफिकेशन क्या डिसक्वालिफिकेशन है। जो आप जनरली देख रहे हो डिसक्वालिफिकेशन है, अगर उसके अंदर हम सही सही रह के काम करते हैं तो वो क्वालिफिकेशन का पार्ट बन जाएगा और आप ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट हो सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि अगर 5 लाख से कम का लोन ले लिया तो उस केस में क्या आप उस कंपनी के ऑडिटर बन सकते हो, या आपने गारंटी का पार्ट दिया तो 1 लाख से कम की गारंटी दी, ऑडिटर बन सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा है तो डिसक्वालिफिकेशन आ गया। इस तरीके से देखना है। वैसे ही अगर ये बोल रहा है ऑडिटर शैल नॉट प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज टू कंपनी, अब अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब जब भी उसको अपॉइंट किया हुआ है तो पहले से ही वो कंपनी को ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा हो जब भी वो ऑडिट कर रहा है, क्योंकि एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी हम बोलते हैं कि पर्सन क्या है अपॉइंट हो रहा है ऑडिटर के फॉर्म में, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ये सोच रहे हैं, तो जहाँ पे उसके पहले से ही ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंस करने वाला हो सकता है कि यार वो पहले से क्या कर रहा है, सालों साल 10-15 साल तक अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विस उसको दे रहा है और इसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो गया, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑडिटर शैल नॉट प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज टू कंपनी, जब वो अपॉइंट हो रहा है उस वक्त अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस नहीं दी जानी चाहिए जनरली ऑडिटर के थ्रू। इंटरनल ऑडिट क्योंकि वो अलग से आएगा आपका पार्ट। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुरियल सर्विसेज बोल दिया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज बोल दिया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज बोल दिया, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज ये हो गया,
मैनेजमेंट सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ये पार्ट हो गया। एनी अदर काइंड ऑफ प्रिस्क्राइब सर्विसेज, ऐसा अभी तक कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, जनरली इसने बोला है। फिर देखिए 2 लाइन और बची है, तो ये भी पढ़ लेते हैं साथ में, ताकि 144 तो पूरा ही खत्म हो जाएगा ना। तो बोल रहा है एन ऑडिटर और ऑडिट फर्म हु हैज़ बिन परफॉर्मिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट शैल कंप्लाई बिफोर द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट। देखिए मैंने आपको बोला था ना 1 अप्रैल 2014 से जैसे ही ये वाला रूल अप्लाई हो गए, जितने भी प्रोविजंस आपने देखे थे, क्योंकि आपको पता है कि ऑडिटर से रिलेटेड है। तो उस वक्त क्या बोला गया था कि अगर ये प्रोविजन जब से अप्लाई हुआ है तो उससे पहले अगर ऑडिटर या ऑडिट फर्म उनको क्या कर रही है, सर्विसेज दे रही है, जो भी है नॉन ऑडिट सर्विसेज है, जितना भी ये पार्ट है क्या नॉन ऑडिट सर्विसेज का है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा उनको, ये एक तरीके से इनसे हट जाना चाहिए, ये बोल रहा है। जो भी सर्विसेज है अगर वो ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट होना चाहते हैं तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना छोड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एन ऑडिटर और ऑडिट फर्म हु हैज़ बिन परफॉर्मिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, जो एक्ट लगा उससे पहले या उस दिन, शैल कंप्लाई बिफोर द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट। तो जैसे ही पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, इसका मतलब मान के चलिए कि अगर 1 अप्रैल 2014 से अप्लाई हो रहा है तो 31 मार्च 2015 जैसे ही एंड होगा उस वक्त तक उनको कंप्लाई कर देना चाहिए। और ये नहीं कि उनकी वो क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग का पार्ट कर रहे हैं और ऑडिटिंग भी खुद ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं और ऑडिटिंग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और ऑडिटिंग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में से एक ही काम कर सकते हैं, या तो ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट हो सकते हैं या ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ गए? इस तरीके से आपको ये पॉइंट दे रखे हैं। अभी क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चन भी देख लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको ये दिख रहे हैं। पर देखिए लास्ट लाइन बची हुई है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि इफ़ ऑडिटर हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, तो देखिए अपॉइंट तो कर दिया, तब तक कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी, तब तो क्वालिफाइड था बिल्कुल। फिर बोल रहा है कि उसके बाद ये कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर अराइज हो गई, ही शैल वैकेट हिज ऑफिस एज सच ऑडिटर एंड सच वैकेशन शैल बी डीम्ड टू बी ए कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। देखिए जब भी हम कैजुअल वैकेंसी की बात करते हैं तो वो कैसे होती है, या तो पर्सन ने क्या करा, रेजिग्नेशन दे दिया, डेथ हो गई, ठीक, या डिसक्वालीफाई हो गया, तो जनरली उस केस में कैजुअल वैकेंसी का पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे देखो ये डिसक्वालीफाई हो गया तो कैजुअल वैकेंसी आएगी आएगी। अब हम बोल रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर क्या हो गया, उसका टर्म खत्म हो गया 5 साल, उसके बाद वो रिटायर हो गया, तो वो जनरली थोड़ी हुआ कोई कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का तो मतलब क्या, आपको पता ही नहीं है और सडनली क्या हो गया, बीच में वो पर्सन क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, रेजिग्नेशन दे दिया उसने, डिसक्वालीफाई हो गया किसी वजह से, तो आपको पता नहीं था, तब वो कैजुअल वैकेंसी का पार्ट बनेगा। और कैजुअल वैकेंसी का जब भी पार्ट होता है तो उस केस में कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड अपॉइंट करता है। कौन करता है, बोर्ड। याद रख लेना, वो एक तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में होता है और एक अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में होता है। लेकिन जनरली मैं क्या बता रहा हूँ, नॉर्मल अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या करता है, बोर्ड अपॉइंट करता है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी आ गई तो उसमें जनरली क्या होता है, CAG, कैग का पार्ट आ जाता है, कंट्रोलर ऑडिट एंड जनरल ऑफ इंडिया, जनरली ये बोलते हैं ना। अभी आपका जो आगे आएगा वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा कि CNAG कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और कैजुअल वैकेंसी के केस में, फर्स्ट ऑडिटर के केस में, सब्सीक्वेंट ऑडिटर के केस में जनरली कैसे अपॉइंट होता है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में। अभी आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मुझे ये टॉपिक भी कवर कराना है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि रिलेटिव का मतलब क्या है, ये भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आ सकता है कभी कभी, इसका एग्जाम्पल भी बन सकता है। जो मैं अभी एग्जाम्पल कवर कराऊंगा उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। रिलेटिव विद रेफरेंस टू एनी पर्सन मीन्स एनी वन हु इज़ रिलेटेड टू अनदर। ये बोल दिया इफ़ दे आर मेंबर ऑफ ए HUF, तो इसका मतलब आप जानते हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसका जो भी करता है। अब इनकम टैक्स में थोड़ा सा इसका पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन होता है, लेकिन अभी तो जनरली आप नॉर्मल देख लीजिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आपके दो आते हैं, यानी जनरली हम बोलते हैं 2 स्कूल ऑफ लॉ होते हैं। एक तो क्या होता है, दयाबाग और एक मिताक्षरा। जनरली जो फॉलो होता है वो मिताक्षरा ज़्यादा होता है, दयाबाग जो भी है हम बोल सकते हैं वो कहाँ पे, बंगाल यहाँ पे पॉपुलर है, और बाकी जगह हम बोलेंगे मिताक्षरा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का स्कूल ऑफ लॉ होता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो बड़ा मेंबर होता है, मेल मेंबर होता है, वो करता होता है, उसके अंडर में फिर क्या होंगे, उसके बेटे, ये जनरली सब कुछ होंगे। वो आपको आगे इनकम टैक्स वाले पार्ट में पता चल जाएगा, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा। सेकंड बोल रहा है दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये बोल रहा है हस्बैंड है तो उसके बाद वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, यानी स्पाउस हो गया एक तरीके से। थर्ड, वन पर्सन इज रिलेटेड टू अदर इन सच मैनर एस में भी प्रिस्क्राइब्ड। अब देखिए बोल दिया ना इन सच मैनर एस में भी प्रिस्क्राइब, तो ये तो एक्ट में बोल दिया गया, लेकिन एक्ट के साथ साथ रूल भी जोड़ दिया गया जिसके साथ प्रिस्क्राइब करके बता दिया कि और कौन हो सकते हैं। तो ये बोल रहा है एज पर रूल 4 ऑफ द कंपनीज रूल 14, ए पर्सन शैल बी डीम टू बी द रिलेटिव ऑफ अनादर इफ ही और शी इज रिलेटेड टू अनादर इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली फादर, उसमें स्टेप फादर भी आ जाएगा, सन
इंक्लूडिंग स्टेप सन भी आ जाएगा, डॉटर आ जाएगा, ब्रदर, डॉटर आ जाएगी, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर। तो देखिए फादर मदर आएगा, सन डॉटर दोनों आ जाएंगे, ब्रदर सिस्टर आ जाएंगे, ब्रदर सिस्टर में स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर भी आ जाएगा, सन्स वाइफ, तो इसका मतलब क्या है, बेटे की वाइफ यानी बहू भी आ जाएगी, डॉटर्स हस्बैंड, इसका मतलब क्या हो गया, दामाद भी आ जाएगा। यानी ये बोल रहा है कि माता पिता, बेटी, बेटा बेटी और है ना भाई बहन, ये आ जाएंगे, माता पिता बेटा बेटी भाई बहन, और उसमें जो स्टेप फादर स्टेप सन ये सब आ जाएंगे, स्टेप मदर स्टेप सिस्टर स्टेप ब्रदर ही आ जाएगा, और साथ में क्या बोल रहा है, बहू भी आ जाएगी और दामाद भी आ जाएगा। ये आपको याद रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं तो एक एक करके देख लेते हैं। ये बोल रहा है मिस्टर अभिनव ए चार्टेड अकाउंटेंट इज ए डायरेक्टर इन स्मॉल लिमिटेड, स्टेट वेदर ही इज डिस्क्वालिफाइड टू बी द ऑडिटर ऑफ ह्यूज लिमिटेड इट्स होल्डिंग कंपनी। अब सोचिए कि ये बोल रहा है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो इस कंपनी में, ये मान के चलिए मिस्टर अभिनव की जगह खुद का नाम ले लीजिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो स्मॉल लिमिटेड में, जो कि एक तरीके से किसकी सब्सिडरी है, ह्यूज लिमिटेड की सब्सिडरी है। ठीक है, अब आप तो डायरेक्टर हो, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ए डायरेक्टर, सॉरी ये डायरेक्टर है स्मॉल लिमिटेड में, और ये बोल रहा है कि स्मॉल लिमिटेड क्या है, ह्यूज लिमिटेड की क्या है, सब्सिडरी है। अब आप बताओ कि आप डिस्क्वालीफाइड हो या क्वालिफाइड हो ह्यूज लिमिटेड में ऑडिटर के फॉर्म में, तो हम क्या बोलेंगे, आप क्वालिफाइड हो। क्यों, क्योंकि जब भी आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे जब पॉइंट आपने देखा तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो कंपनी का डायरेक्टर, तो इसका मतलब आप स्मॉल लिमिटेड के डायरेक्टर हो, तो उसमें आप ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकते हो। लेकिन उसकी जो आपकी होल्डिंग कंपनी है ह्यूज लिमिटेड, उसमें तो हो सकते हो, क्योंकि उसका कहीं पे भी स्पेसिफिक ऐसा प्रोविजन नहीं दे रखा। आपने बोला सर इतने सारे तो दे रखे हैं, होल्डिंग होल्डिंग दे रखे हैं, पर जनरली देखिए वो किससे रिलेटेड है, ये आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये आपका 5 लाख के लोन से रिलेटेड है, ये गारंटी से रिलेटेड है। जबकि हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ये थोड़ी बोल रहे हैं सिक्योरिटी लोन ये थोड़ी दे रखा है। तो आपको पता है कि एक ऑफिसर या एम्प्लॉय जो कंपनी का यानी डायरेक्टर जो कंपनी का है, वो उस कंपनी में ऑडिटर नहीं हो सकता स्मॉल में, लेकिन दूसरी कंपनी में तो हो सकता है। आप बोलोगे सर ये वाला आ गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन हु इज़ ए पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो आपको पता है कि आप डायरेक्टर हो और आपके अंडर में आपके साथ कोई पार्टनर है या आपके अंडर में कोई एम्प्लॉय है, तो वो जनरली ऑडिटर नहीं बन सकता। लेकिन आप तो बन सकते हो होल्डिंग कंपनी के, तो आप बन सकते हो आराम से। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि मिस्टर अभिनव स्मॉल लिमिटेड का नहीं बन सकता, लेकिन ह्यूज लिमिटेड का तो बन सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है मिस्टर अभिनव इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ ह्यूज लिमिटेड, किसका अकॉर्डिंग, सेक्शन 141, इसका सब सेक्शन क्या होता है, 3 होता है, जो भी आप पढ़ रहे थे। फिर बोल रहा है मिस एकता इज ए चार्टेड अकाउंटेंट, शी इज ए पार्ट टाइम एम्प्लॉय ऑफ पार्टीशन लिमिटेड, स्टेट वेदर सी इज डिस्क्वालिफाइड टू बी द ऑडिटर ऑफ पार्टीशन लिमिटेड। देखिए अभी आपने देखा कि एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो आपने सेकंड पॉइंट देखा, तो अगर आप क्या हो, ऑफिसर है एम्प्लॉय हो, वहाँ पे ये बोलो, वहाँ पे थोड़ी बोल रखा है कि पार्ट टाइम फुल टाइम, तो चाहे पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो या ऑफिसर हो, डायरेक्टर या किसी फॉर्म में, तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते हो। तो यहाँ भी डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट आपका आएगा, याद रख लेना। इस तरीके से कवर करते रहिए, आपको समझ में आता जाएगा। थर्ड देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर शेखर ए चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है, इज होल्डिंग डिबेंचर्स इन दीर्घायु लिमिटेड, दीर्घायु लिमिटेड, स्टेट वेदर ही कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ दीर्घायु लिमिटेड। अब देखिए चार्टेड अकाउंटेंट है, डेवेंचर्स होल्ड करके बैठा है किसमें, दीर्घायु लिमिटेड में, तो उस केस में बोल सकता हूँ डिस्क्वालीफाइड है। आप बोलोगे सर रिलेटिव, रिलेटिव कहाँ है, वो खुद ही होल्ड करके बैठा है, तो आपने जब ऊपर पॉइंट में पढ़ के देखा था तो उसमें क्या बोला था, कहाँ गया, ये रहा, ए पर्सन हु यानी खुद और हिज पार्टनर और रिलेटिव, तो यहाँ पे वो खुद होल्ड करके बैठा है एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट। जो वो पार्ट देखा था आपने 1 लाख का और 1000 का, वो तो रिलेटिव के केस में था कि 1 लाख तक का अगर पार्ट होता है रिलेटिव के पास, तो एक तरीके से हम क्या कर सकते हो, आप ऑडिटर के पॉइंट में, ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप कितनी भी सिक्योरिटी होल्ड करके बैठे हो, चाहे कम से कम हो, तब भी आप क्या कर सकते हो, ऑडिटर नहीं बन सकते हो, डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, क्योंकि आप खुद होल्ड करके बैठे हो या आपका पार्टनर होल्ड करके बैठा है, ऐसे बोल दिया। ठीक है, वो सिर्फ रिलेटिव के केस में एक्सेप्शन है, याद रख लेना। तो यहाँ पे बोल रहा है मिस्टर शेखर इज डिस्क्वालीफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ दीर्घायु लिमिटेड सिंस ही होल्ड्स डिबेंचर इन द कंपनी। अब देखिए फोर्थ वाला तो मैंने बता दिया था आपको जनरली। फिफ्थ वाला देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर अमित इज ए चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, हिज सिस्टर्स हस्बैंड्स होल्ड इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹50 लाख इन अमिता लिमिटेड, स्टेट वेदर मिस्टर अमित इज डिस्क्वालीफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ अमिता लिमिटेड। अब देखिए मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू कितनी है, और यहाँ पे देखिए सिस्टर्स हस्बैंड, वो रिलेटिव में आता ही नहीं है, सिस्टर्स हस्बैंड रिलेटिव में आता ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि
फादर होगा, ठीक है, मदर होगी, फादर मदर माता पिता होंगे, ब्रदर सिस्टर होगी, और सन और डॉटर होगा, उसमें स्टेप आ जाएंगे ये बताया था, और दामाद आ जाएगा और बहू आ जाएगी, सन्स वाइफ आ जाएगा, और इस तरीके से डॉटर्स क्या बोलते हैं हस्बैंड आ जाएगा। अब देखिए सिस्टर्स हस्बैंड क्या होता है, बहन का पति, हाँ जीजा जी होता है। तो जनरली देखिए कि जीजा जी तो इसमें है ही नहीं, दामाद हो सकता था, बहू हो सकते थे, और नॉर्मल जो घर के पर्सन अभी मैंने बताया वो हो सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, मिस्टर अमित आराम से क्या हो सकता है, ऑडिटर बन सकता है, क्योंकि रिलेटिव का पार्ट इसमें आ ही नहीं रहा। तो ये बोला मिस्टर अमित इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड, इसका मतलब वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, वो क्वालिफाइड है, एलिजिबल है, सिंस सिस्टर हस्बैंड इज़ नॉट कवर्ड अंडर रिलेटिव। इस तरीके से थोड़े थोड़े सोचने। ये बोला मिस्टर आकाश इज ए चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस बोल दिया। हिज सिस्टर इज सीईओ इन ह्यूज लिमिटेड, स्टेट वेदर मिस्टर आकाश इज डिस्क्वालीफाइड टू बी ऑडिटर ऑफ स्मॉल लिमिटेड ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ ह्यूज लिमिटेड। देखिए अब ढंग से पढ़ोगे तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि आकाश का एक चार्टेड अकाउंटेंट है, उसकी बहन क्या है, ह्यूज लिमिटेड में सीईओ है। ह्यूज लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी है किसकी, स्मॉल लिमिटेड की। तो स्मॉल लिमिटेड का एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें मिस्टर आकाश बताइए कि ऑडिटर के फॉर्म में क्वालिफाइड है या डिस्क्वालीफाइड है। तो मैं तो क्या बोलूँगा, क्वालिफाइड ही है, क्योंकि ऊपर कहीं पे भी ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं दे रखा। रिलेटिव के केस में सिर्फ आप याद रखना वो 3 पार्ट ही दे रखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी रिलेटिव का पार्ट आएगा तो उसमें क्या आएगा, सिक्योरिटी, यानी वही शेयर्स, डिवेंचर्स, डेरिवेटिव्स, जितने भी सिक्योरिटीज़ के पार्ट है अगर वो होल्ड किए हैं तो उस केस में क्या वो 1 लाख से ज़्यादा वैल्यू वाले पार्ट नहीं होने चाहिए, ये आपने देखा था। अगर 1 लाख से ज़्यादा की वैल्यू है तो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। और इसके अलावा आपने वो देखा था लोन वाला पार्ट, एक तो वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो भी आपने देख लिया, 5 लाख से अगर ज़्यादा है तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट आएगा। और एक आपने गारंटी का पार्ट देखा था जो 1 लाख से ज़्यादा है, तो वो आप 3 पार्ट कंसीडर कीजिए सिर्फ रिलेटिव में, ये थोड़ी देखेंगे। तो आपको पता है कि सिस्टर सीईओ ह्यूज में तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो किस में अपॉइंट हो रहे हो, स्मॉल लिमिटेड में हो रहे हो। स्टेट वेदर मिस्टर आकाश इज डिस्क्वालीफाइड टू बी द ऑडिटर ऑफ स्मॉल लिमिटेड ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ ह्यूज लिमिटेड, तो मिस्टर आकाश अपॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। तो कुछ कुछ हैं आपको एक तरीके टिपिकल लगेंगे, लेकिन आप ऊपर पढ़ोगे फिर आपको समझ में आ जाएंगे। एक बार में क्या है, एक बार में करोगे तो दिक्कत तो होगी ही होगी। सैन बोल रहा है मिस्टर महेश इज ए चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू संघर्ष लिमिटेड, स्टेट वेदर ही इज डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ संघर्ष लिमिटेड। अब देखिए आपको पता है कि जो चार्टेड अकाउंटेंट है, मैंने आपको बोला तो वो ऑडिटिंग की ही सर्विस देगा तो वो सही रहेगा, तब जाके वो ऑडिटर में अपॉइंट हो सकता है। अगर वो नॉन ऑडिट सर्विसेज देगा, जिसमें देखिए क्या आ गया, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, मैंने अभी आपको सेक्शन 144 बताया था इससे पहले वाले पार्ट में, तो उसमें मैं बताया था कि ये नॉन ऑडिट सर्विसेज में आते हैं। तो उसको क्या करना है, जैसे ही ये प्रोविज़न अप्लाई हो जाता अगर 1 अप्रैल 14 से, या भी मान के चलिए कि रीसेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर वो क्या है किसी कंपनी में ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट हो रहा है, उससे पहले क्या कर रहा है, ये सर्विसेज दे रहा है, तो उसको ये सर्विसेज छोड़नी पड़ेगी, तब जाके वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। मिस्टर महेश इज डिस्क्वालीफाइड। इसका अगर आप बोलोगे कि सर कौन सा प्रोविज़न है ये वाला, मुझे समझ में नहीं आया, तो आप ये देख सकते हैं ये वाला प्रोविज़न है, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैंने अभी आपको सेक्शन 144 का पार्ट बता दिया। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ टिपिकल है। देखिए लोग तो आपको इतना पॉइंट बताएंगे भी नहीं और ये एग्जांपल बताएंगे भी नहीं, फिर भी मैं आपको कवर करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। फिर बोल रहा है मिस्टर ड्रेविड इज ए चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ये भी ये बोल दिया। ही होल्ड्स ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द्रोणा लिमिटेड इन हिज ओन नेम। अब देखिए आपको बताया कि यार रिलेटिव का पार्ट नहीं आ रहा, आप खुद ही लेके बैठे हो, तो यहाँ पे डेरिवेटिव दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए कि ये सिक्योरिटी में आता है नहीं आता। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से जाओगे, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो सिक्योरिटी में डेरिवेटिव को इंक्लूड किया जाता है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये सामने वाला डिस्क्वालीफाइड है, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, जिस कंपनी में वो ऑडिट करेगा उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को खरीद रखा है। मिस्टर ड्रेविड इज द डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द्रोणा लिमिटेड एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। द टर्म सिक्योरिटीज मीन द सिक्योरिटी एज डिफाइंड अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। और उसमें क्या बोल दिया, सिक्योरिटीज़ में डेरिवेटिव को भी इंक्लूड किया जाएगा, जो शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स ये तो आते ही हैं, और डेरिवेटिव भी इंक्लूड किया जाएगा। अब देखिए मेरे जो पार्ट बचा है वो रोटेशन इसका बचा हुआ है, तो मेरे को वो पॉइंट आपको बताने हैं। अब 10 मिनट में या 15 मिनट में वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन और भी अपने पॉइंट बचे हुए हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है जिसमें हम बोल सकते हैं कि अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं सेक्शन के हिसाब से, तो फर्स्ट और सब्सिक्वेंट, क्योंकि अभी सेक्शन 139 पूरा नहीं हुआ, मुझे बीच में क्या 141 का पार्ट बताना पड़ गया क्योंकि जैसे ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर की बात कर रहा है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग के एंड से लेकर जो 6th एनुअल जनरल मीटिंग है, यानी अराउंड आपके क्या होते हैं 5 ईयर हो जाते हैं।
लेकिन उसके बाद आप वापस से अपॉइंट हो सकते हो, जनरली वो बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही रोटेशन का पार्ट आ गया तो उसमें कुछ कंपनीज के लिए, सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए रोक लगा दी कि आप वापस से जैसे क्या कर रहे हो 5 साल तक अपॉइंट हो रहे हो उस कंपनी में, वापस से आप अपॉइंट नहीं हो सकते, उसके लिए आपको कुछ गैप रखना पड़ेगा। तो वो जनरली गैप क्या कहलाता है, कूलिंग पीरियड कहलाता है। यानी आप 5 साल तक वापस से उस कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते, उसे क्या बोलते हैं, कूलिंग पीरियड। और उसे जनरली हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। अब देखिए रोटेशन क्यों आया, मैंने आपको बताया था कि सत्यम स्कैंडल हुआ था। तो देखिए क्या था, सत्यम स्कैंडल में क्या था कि जो ऑडिटिंग फर्म थी वो एक तरीके से उस कंपनी के साथ क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उसकी, और मैनिपुलेट हो गए थे अकाउंट्स बहुत ज़्यादा। जो सत्यम कंपनी का जो भी ओनर था उन्होंने क्या करा, जो भी सीए उनके साथ मिलकर अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया। तो आपको पता है कि वो, क्योंकि काफ़ी सालों से वही कंपनी क्या कर रही थी, उसकी ऑडिट कर रही थी, तो वहाँ पे एक क्लोज रिलेशनशिप बन गया। तो यहाँ पे नए एक्ट के अकॉर्डिंग क्या सोच लिया गया कि यार अब क्या करते हैं, रोटेशन का पार्ट करते हैं, ऑडिटर के क्या करते हैं हम, रोटेशन का पार्ट करते हैं। रोटेशन से क्या होगा कि वो परमानेंट ऑडिटर नहीं बना रहेगा। ये मान के चलिए अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, एक टर्म मतलब 5 साल के लिए ऑडिटर बना रहेगा, फिर बाकी अगले 5 साल तक वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बनेगा, वो कहीं और ट्राई करेगा, ये होगा। वैसे ही अगर हम फर्म की बात कर रहे हैं तो वो 2 टर्म के लिए ऑडिटर बनी रहेगी, इसका मतलब 5 + 5 10 साल के लिए। फिर आगे क्या करेगी, अगले 5 साल तक वो भी खाली रहेगी, खाली का मतलब किसी और कंपनी में क्या करेगी, ऑडिट करेगी, लेकिन उसी कंपनी में वापस से नहीं करेगी। तो जनरली वो रोटेशन का पार्ट आ गया, जिससे एक तरीके से इतनी ज़्यादा क्लोजनेस न बन सके। मैंने इसलिए बता दिया, थोड़ा सा आपको समझाना था। अब देखिए टेन्योर ऑफ ऑडिटर का पार्ट दे रखा है, तो यहाँ पे यही पर्टिकुलर पॉइंट दे रखे हैं, और ये क्लासेस ऑफ कंपनी दे रखी है कि रोटेशन का पार्ट किन कंपनीज के लिए अप्लाई होगा। ठीक, तो देखिए जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे रोटेशन ऑफ ऑडिटर, क्योंकि कई जने सर्च करते हैं इसके पढ़ने के बाद कि पर्टिकुलर प्रोविजन सही है नहीं है, तो मैं बताऊं ये लिखा हुआ आएगा सबसे पहले कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज एप्लीकेबल टू, तो सारी लिस्टेड कंपनीज के लिए। फिर क्या लिखा आएगा, ऑल कंपनीज बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एस में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब आपको बताया कि एस में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो वो किस में दे रखा होगा, रूल्स में। तो किस में दे रखा है, कंपनी रूल्स 2014 में, रूल 5 में। रूल 5 में क्या दे रखा है, ये तीनों रूल 5 में। तो यही वो है सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज, ये हैं। तो लिस्टेड कंपनीज के लिए तो रोटेशन जरूरी है। लेकिन अनलिस्टेड में क्या बोल दिया, देखिए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 करोड़ और मोर, तो उस केस में उन्हें रोटेशन करना जरूरी है। बाकी कहने का मतलब अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ या उससे 20 करोड़ और मोर बोल दिया ना, यानी 20 करोड़ से कम है, तो उस केस में ज़रूरी नहीं उनको रोटेशन करना हो, कूलिंग पीरियड की कोई ज़रूरत नहीं होती। कहने का मतलब वो सेम ऑडिटर वापस से अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो यही है, क्योंकि रोटेशन का मतलब क्या है कि आपको 5 साल तक उसको ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट नहीं करना, क्योंकि आपने उसको 5 साल इंडिविजुअल के फॉर्म में, अगर वो फॉर्म है तो आपको उसने 2 टर्म यानी आपने उसको 10 साल तक अपॉइंट कर दिया है। अब आप उसको आने वाले 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं करोगे, उसे बोलते हैं कूलिंग पीरियड। कंपनीज नॉट हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और 20 करोड़ एज द केस में बी, बट हैविंग पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ ₹50 करोड़ और मोर। देखिए इसमें वो कंपनीज बोल दी जिनकी शेयर कैपिटल है ना, ये जो आपको 10 करोड़ बोल दिया और 20 करोड़ बोल दिया उससे कम है, लेकिन आपने क्या कर रखा है, लोन ले रखा है पब्लिक से, क्या कर रखा है, पब्लिक में डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं, पब्लिक डिपॉजिट इशू कर रखे हैं, और टोटल मिला के वो क्या हो गए, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा के हो गए। मैंने आपको पहले भी सच क्लासेस और कंपनी में बताया था, वही पार्ट था, थोड़ा सा उसी से सिमिलर लग रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऑडिट कमेटी के सिमिलर हो। ऑडिट कमेटी में मैंने हल्का सा चेंज बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, लेकिन देखिए काम नहीं आएगा ये वाला, तो आपको फिर भी काम आ सकता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर का। यहाँ पे क्या बोल दिया, इंडिविजुअल जो भी ऑडिटर है मैक्सिमम 1 टर्म ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ईयर, इसका मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम एक टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है जो कि 5 साल की होती है, और जो ऑडिट फॉर्म है वो मैक्सिमम 2 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है जो कि 5 कंजिक्यूटिव ईयर है। फिर उसको आगे आने वाले जो 5 साल होंगे उसके लिए रुकना पड़ेगा, वो उस कंपनी में सेम कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता, जिसको क्या बोलते हैं कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर शैल बी 5 ईयर्स। अब देखिए एक एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं, जैसे जैसे देखिए कोई इंडिविजुअल ऑडिटर मान के चलिए एग्जांपल के फॉर्म में 31/5/20 को अपॉइंट हुआ, ठीक है, तो आपको पता है कि वो 5 साल तक कंजिक्यूटिव ईयर तक इंडिविजुअल ऑडिटर 5 साल तक रहेगा। अगर वो बीच में रिमूव या नहीं कर दिया जाता है तो वो बात अलग है, लेकिन वैसे तो वो 5 साल तक रहेगा। तो आप देख सकते हैं, अब इसके बाद देखना 2021 मतलब 1 साल हो गया, तो 2021 21 22 22 23 23 24, और यानी 20 से मैंने बोला तो 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25, यानी 31 मई 25 तक जनरली वो क्या रहेगा,
31 में 25 तक वो क्या रहेगा, एक तरीके से ऑडिटर के फॉर्म में रहेगा। उसके बाद आने वाले 5 साल तक वो कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है, उसे बोलते हैं कूलिंग पीरियड। तो बोल रहा है कूलिंग पीरियड फॉर री अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर शैल बी 5 ईयर। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 साल तक वो अपॉइंट नहीं हो सकता, उसके बाद वो अपॉइंट हो सकता है। तो इसके बाद गिन लीजिए कितने साल होते हैं, 5 साल, यानी 31 में 30 तक, 31 में 30 तक वो अपॉइंट नहीं हो पाएगा, उसके बाद वो अपॉइंट हो सकता है इसी सेम कंपनी में। तो उसे बोलते हैं हम कूलिंग पीरियड, कि आने वाले 5 साल तक वो अपॉइंट नहीं हो पाएगा। वैसे ही देखिए अगर ऑडिट फॉर्म है तो उस केस में आप देखोगे जो ये मैक्सिमम 1 टर्म है ना, उसकी जगह आ जाएगी 2 टर्म आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं 31/5/20 से लेकर आप क्या बोलोगे 31/5/30 तक वो ऑडिटर रहेगा, यानी वो फॉर्म क्या रहेगी, ऑडिटर रहेगी, 10 सालों तक रह सकती है। मैक्सिमम 2 टर्म का मतलब क्या हो गया, 5 + 5 10 साल तक। लेकिन उसके बाद उनके लिए भी कूलिंग पीरियड क्या लग रहा है, वही 5 साल लग रहा है, कि वो 5 साल उसी सेम कंपनी में ऑडिटर नहीं हो सकती है। समझ गए होंगे आप। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कूलिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर शैल बी एप्लीकेबल ऑन ऑडिट फर्म्स हैविंग ए कॉमन पार्टनर्स हुज टेन्योर हैज़ एक्सपायर्ड इन ए कंपनी इमीडिएटली प्रेसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। देखिए इसको भी आप एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ पाएंगे, नहीं तो आपको लाइन समझ में नहीं आएगी। मान के चलिए कि एक है ना फर्म है, कौन सी, ABC एसोसिएट्स, और एक है आपकी XYA एसोसिएट्स, ऐसे मान लीजिए, क्योंकि मैं जानबूझ के ए बोल रहा हूँ। तो मान के चलिए कि एक ये ए पार्टनर है और इसमें भी ए पार्टनर है, ये कॉमन है, ये इसमें भी पार्टनर है फर्म में और इसमें भी पार्टनर है फर्म में। अब जिस कंपनी में मान के चलो कि वो ए लिमिटेड में क्या कर रही थी, जो ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड नहीं, ये ABC एसोसिएट्स है, जो ये CA की फर्म है जिसमें ए कॉमन पार्टनर है, वो क्या कर रहे थे, इसकी ऑडिट कर रहे थे, किसकी, ए लिमिटेड नाम से कोई कंपनी थी, इसकी ऑडिट कर रहे थे। अब उनके जो 2 टर्म है वो एक्सपायर हो गए, कहने का मतलब वो 10 साल पूरे हो गए। तो अब ये जो कंपनी है ना वो इसमें ऑडिट नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें एक कॉमन पार्टनर आ गया। क्या आ गया, तो ये बोल रहा है अगर कोई कॉमन पार्टनर आ जाता है किसी पर्टिकुलर फॉर्म में तो वो फॉर्म भी ऑडिट नहीं कर सकती है, ये बोल दिया। तो कूलिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर शैल बी एप्लीकेबल ऑन ऑडिट फॉर्म। तो इस पे भी जनरली क्या होगा, XYA फॉर्म पे 5 साल अप्लाई होंगे, कि 5 साल बाद ये क्या कर सकती है, ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट हो सकती है ए लिमिटेड में। लेकिन अब नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसमें एक कॉमन पार्टनर है जिसकी फॉर्म एक तरीके से पहले ही 10 साल पूरे कर चुकी है। अब ये जो फॉर्म है XYA आगे 5 साल तक ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि कूलिंग पीरियड इस XYA फॉर्म पे भी लग गया। तो यहाँ पे यही दे रखा है, पढ़ के देख लीजिए। कूलिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर शैल बी एप्लीकेबल ऑन ऑडिट फॉर्म्स हैविंग ए कॉमन पार्टनर्स हुज टेन्योर हैज़ एक्सपायर्ड इन ए कंपनी इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब उस कंपनी में ऑडिट कर चुकी है कोई एक पर्टिकुलर फर्म, और उस फर्म का जो पार्टनर है वो दूसरी फर्म में भी क्या है, कॉमन पार्टनर है। तो वो जो दूसरी फर्म है वो भी एक तरीके से क्या कर सकती है, 5 साल तक ऑडिट नहीं कर पाएगी, यानी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाएगी। ठीक, ये हो गया। अब बोल रहा है द एग्जिस्टिंग कंपनी शैल कंप्लाई विद द स्टेटेड प्रोविजंस विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। देखिए ये पुराना प्रोविजन है जिसमें क्या बोल दिया कि जैसे ही ये अप्लाई हुआ था तो कई कंपनीज ने क्या बोला कि आप तो बोल रहे हो कि एक तरीके 10 साल, जैसे ऑडिट फर्म ने क्या बोला, आपने 2 टर्म्स बोल दिया, 5 साल + 5 साल। तो हमारे तो 9 साल हो चुके हैं जैसे ही प्रोविजन अप्लाई हुआ है, 1 अप्रैल 14 से प्रोविजन अप्लाई हुआ है, तो हमारे तो 9 साल हो चुके हैं। तो उस केस में क्या हुआ, एक तरीके से 3 साल का उन्हें और चांस दे दिया गया। कहने का मतलब 3 साल और कंपनी के आप ऑडिट कर सकते हो। तो उस केस में क्या हो गया, 12 हो गए। कोई कंपनी ने बोला कि हमारे 8 साल हो चुके हैं, ठीक है, अब ये थोड़ी कि हम बाकी 2 साल और करेंगे, तो उसमें 8 + 3 11 हो गया। किसी कंपनी ने बोला कि हमारे 7 साल हो चुके हैं, तो 7 + 3 कितना हो गया, 10। अब कोई कंपनी क्या बोलेगी मेरे 6 साल हो चुके हैं, तो सामने वाला क्या बोलेगा, यानी जिसने प्रोविजन बनाया, भैया अब तो तू 4 ईयर और कर सकता है ना, क्योंकि टोटल मिला के तो कितनी हो गई फर्म का पीरियड, 10 ईयर का हो गया, 5 + 5। तो उसमें 3 थोड़ी देखेंगे, 3 जनरली कब देखेंगे, जब आप क्या कर चुके हो, एक तरीके से पूरे 10 साल मान के चलो कि एक तरीके से हो चुका है, लेकिन आपको टाइम ही नहीं दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि नया प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया। तो 10 + 3 13 ईयर। यानी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही प्रोविजन अप्लाई हुआ उस वक्त अगर आप 10 साल तक वैसे ही ऑडिट कर चुके हो तो आपको 3 साल और मिल जाएंगे, 10 + 3 13। आप बोल रहे हो कि नहीं ये तो कंपनी सर हमारी पुरानी है, हम तो 15 साल तक वैसे ही ऑडिट कर चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, तो 15 + 3 जनरली कितने हो गए, 18 साल। यानी आपको 3 साल और दे दिए जाएंगे कि आप ऑडिट कर सकते हो। फिर उसके बाद तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो रोटेशन का पार्ट तो करना ही पड़ेगा, कूलिंग पीरियड तो आपके ऊपर अप्लाई हो ही जाएगा। तो आप क्या करो, 15 साल तो हो गए आपको, लेकिन 3 साल और कर लो, फिर आप कोई और कंपनी ढूंढ लो। कितने साल के लिए, आने वाले 5 साल के लिए, क्योंकि उसके बाद क्या करोगे आप, 5 साल तक आपका कूलिंग पीरियड है, उसके बाद वापस से ही इसी कंपनी में आप ऑडिटर बन सकते हो।
लेकिन आने वाले उसके 5 साल तक आप नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो 3 साल का एक तरीके से आपको क्या दे दिया गया कि और टाइम दे दिया गया कि आप इसको इंक्लूड कर सकते हो और आप ऑडिट कर सकते हो। तो आप समझ गए, जैसे मैंने बोला कि अगर आपने क्या करा 9 साल किसी कंपनी की ऑडिट की और आपको पता चला कि यार 1 अप्रैल 14 से प्रोविजन अप्लाई हो गया, तो आप 3 साल। अब देखिए तो पुराना प्रोविजन हो गया ना, क्योंकि अभी क्या चल रहा है 2020 चल रहा है, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर पॉइंट बताया है वही आपको दिमाग लगाना है। अब देखिए बोला नथिंग कंटेंट इन द सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 शैल प्रिजुडिस द राइट ऑफ द कंपनी टू रिमूव एन ऑडिटर और द राइट ऑफ द ऑडिटर टू रिसाइन फ्रॉम सच ऑफिस ऑफ द कंपनी। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये सेक्शन अप्लाई करे, रोटेशन ये पार्ट आपने देखा और आपको बताया कि वो 5 साल के लिए अप्लाई हो गया, या जो फॉर्म है वो 10 साल तक, तो ये थोड़ी कि वो 10 साल तक बैठी रहेगी। हमारी मर्जी, हम बीच में हटा भी सकते हैं। तो बोल रहा कंपनी की मर्जी है, कंपनी क्या कर सकती है, उनको रिमूव भी कर सकती है ऑडिटर को या ऑडिट फॉर्म को, अगर उसको लग रहा है कि उसका काम सही नहीं है, अगर कंपनी को लग रहा है। वैसे उसी तरीके से फॉर्म को लग रहा है, ऑडिट फॉर्म को या इंडिविजुअल ऑडिटर को लग रहा है कि मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए कंपनी से, तो वो ज़रूरी नहीं कि पूरा पीरियड ख़त्म करने के बाद ही एक तरीके से रिटायर हो, ऐसा नहीं है। वो बीच में ही रिज़ाइन कर सकता है, अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, यानी एक कैजुअल वैकेंसी बीच में ही अराइज हो जाएगी। ये हो गया। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कंपनी रिमूव कर सकती है और इसी तरीके से जो ऑडिटर है वो भी रिज़ाइन कर सकता है, वो उसके ऊपर है। ये नहीं कि उनको पूरे टर्म को फॉलो करना पड़ेगा। मेंबर्स ऑफ ए कंपनी में रिजॉल्व टू प्रोवाइड दैट इन द ऑडिट फॉर्म अपॉइंटेड बाय इट द ऑडिटिंग पार्टनर एंड हिज टीम शैल बी रोटेटेड एट सच इंटरवल एज मे बी रिजॉल्व बाय द मेंबर्स और द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर। देखिए इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो मेंबर, मतलब क्या हो गया शेयर होल्डर, वो जनरल मीटिंग में ये भी बोल सकते हैं कि जो ऑडिट फॉर्म अपॉइंट की गई है उसके जो भी ऑडिट पार्टनर और टीम है उनको वो कैसे भी रोटेट कर सकते हैं, यानी वो खुद भी स्ट्रिक्ट प्रोविज़न बना सकते हैं। ठीक है, जो प्रोविज़न दे रखे हैं एक्ट में, उसके अलावा क्या बोल दिया, वो खुद भी स्ट्रिक्ट प्रोविज़न बना सकते हैं कि रोटेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे बोल दिया इन द ऑडिट फॉर्म अपॉइंटेड बाय इट द ऑडिटिंग पार्टनर एंड हिज टीम शैल बी रोटेटेड एट सच इंटरवल्स एज मे बी रिसॉल्व बाय मेंबर। तो मेंबर्स ने आपस में क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया, मतलब एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर, और या तो ये भी बोल सकते हैं कि जो ऑडिट होगी वो एक से ज़्यादा ऑडिटर कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कंपनी के जो मेंबर हैं, शेयर होल्डर हैं, वो क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं और उसके बेसिस पे देख रहे हैं कि क्या पता जो एक ऑडिटर है उसकी कम, यानी उसकी, वो बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा, या एक से ज़्यादा ऑडिटर होंगे तब जाके क्या करेंगे, वो सही काम करेंगे। तो हम मीटिंग में क्या करते हैं, एक से ज़्यादा ऑडिटर अपॉइंट करने का रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। इस तरीके से हो गया। अब आपको बोल रहा है मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। इसमें बोल दिया द ऑडिट कमिटी शैल रिकमेंड टू बोर्ड द नेम ऑफ ऑडिटर हु मे रिप्लेस इनक्यूमेट ऑडिटर ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। देखिए याद रख लेना, जहाँ पे भी मैंने बताया कि ऑडिट कमेटी आती है तो सबसे पहले वो रिकमेंड करेगी। अगर मैंने बोला कि क्वालिफिकेशन का पार्ट भी देखना है, अपॉइंटमेंट का पार्ट भी देखना है, तो उस केस में भी क्या आ रहा है, ऑडिट कमेटी आ रही है। वैसे ये बोल रहा है कि अगर हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, मतलब वापस से रीअपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, तो दूसरे ऑडिटर की बात कर रहे हैं, तब भी ऑडिट कमेटी रिकमेंड कर रही है द नेम ऑफ ऑडिटर हु मे रिप्लेस इनक्यूमेंट ऑडिटर ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। इसका मतलब जैसे मैं एक कंपनी का ऑडिटर हूँ, मैं अगर XYZ लिमिटेड का ऑडिटर हूँ, चिराग, ठीक है, मुझे हटा दिया गया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि 5 साल मेरे हो चुके हैं और उसकी जगह पे किसी और को रिप्लेस, यानी कि मेरी जगह पे किसी और को लेके आ गए। तो क्यों लेके आ गए, क्योंकि ऑडिट कमेटी ने रिकमेंड किया है। किसको रिकमेंड किया, बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। वेयर ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी द बोर्ड शैल कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ सच कमेटी। यही बोल रहा है कि एक तरीके से अगर ऑडिट कमेटी बनती है तो उस केस में ऑडिट कमेटी क्या करेगी, बोर्ड को रिकमेंड करेगी। अगर ऑडिट कमेटी नहीं बनती, कंपलसरी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, बोर्ड ही रिकमेंड करेगा एक तरीके से, ठीक, कि कौन सा ऑडिटर अपॉइंट करना है। फिर उसके हिसाब से क्या होता है, एक तरीके से जनरल मीटिंग होती है, आपको पता है एनुअल जनरल मीटिंग। तो जो नीचे केस आएगा, अभी प्रोविजंस आएंगे, बहुत सारे सेक्शन आपको पता चल जाएंगे। इन अदर केसेस द बोर्ड शैल इटसेल्फ कंसीडर द मैटर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड मेक इट्स रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट ऑडिटर बाय द मेंबर इन एनुअल जनरल मीटिंग। तो आपको पता है कि हम अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पता है कि फर्स्ट ऑडिटर, सब्सीक्वेंट ऑडिटर। सब्सीक्वेंट क्या हो गया, जैसे ही फर्स्ट ऑडिटर का 5 साल का टर्म, या फर्म के केस में हम बोल सकते हैं फर्म का 10 साल का पूरा पीरियड ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 1 टर्म था और यहाँ पे मैक्सिमम क्या था, 2 टर्म था, मतलब टोटल मिला के 10 साल। जैसे ही वो ख़त्म हो गया तो हमें दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना है, सब्सीक्वेंट। तो उस केस में बोर्ड क्या करेगा, कंसीडर करेगा और रिकमेंड करेगा, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है। अगर ऑडिट कमेटी है तो पहले वो रिकमेंड करेगी, फिर बोर्ड क्या करेगा, मीटिंग बैठाएगा और मीटिंग के हिसाब से जो भी शेयर होल्डर है वो क्या करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके हिसाब से डिसाइड होगा।
अब देखिए ये जो पार्ट बचा है बाकी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेचुटरी ऑडिटर। ये अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर का है और सब्सीक्वेंट या री अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 5 साल के लिए 10 साल के लिए अपॉइंट हुआ, उसके बाद क्या होता है दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करने की जरूरत होती है, तो ये सब्सीक्वेंट का केस आएगा। अब देखिए यहाँ पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी का आ रहा है। अब इसी तरीके से एक और पार्ट आएगा आपका कैजुअल वैकेंसी का। कैजुअल वैकेंसी का जब भी पार्ट आएगा तो उसमें क्या आएगा, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। तो इसको क्या देखेंगे हम अगली वीडियो में। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।